अकबर की पहेली की कहानी। शीर्षक: पहेली का रहस्य। एक बार की बात है। मुगल सम्राट अकबर अपने महल के बाग में टहल रहे थे। मौसम सुहाना था और दरबार में अगली सुबह एक विशेष सभा बुलाई गई थी। पर इस बार दरबार सामान्य नहीं था। अकबर ने पूरे साम्राज्य में एक पहेली भेजी थी और घोषणा की थी कि जो इसे सुलझाएगा उसे राज्य का बौद्धिक रत्न घोषित किया जाएगा। यह पहेली कुछ ऐसी थी। बिना पैर चले, बिना मुंह बोले, फिर भी हर दिन साथ चले। सच्चाई का साथी झूठ से बचे। जो इसे खो दे वो खुद से बिछड़े। बता कौन हूं मैं? राज्य भर के पंडित, विद्वान, व्यापारी, साधु सब इस पहेली को हल करने की कोशिश में लग गए। लेकिन कोई सटीक उत्तर नहीं दे सका। अकबर ने यह पहेली खुद रची थी। वह देखना चाहते थे कि कौन है जो सोच से परे जाकर सोच सकता है। दरबार की तैयारी। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज निकला, महल में हलचल मच गई। दरबार सज चुका था। महाराज अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी आंखों में चमक थी। हर कोई यह देखने को उत्सुक था कि कौन इस कठिन पहेली का उत्तर देगा। सबसे पहले आए मुल्ला बशीर। उन्होंने कहा, यह समय है हुजूर। समय बिना पैरों के चलता है, मुंह से कुछ नहीं कहता और हमें जीवन की सच्चाई बताता है। अकबर मुस्कराए पर कुछ बोले नहीं। फिर आए एक ज्योतिषी, फिर एक व्यापारी, फिर कई साधु। सबने अपने अपने उत्तर दिए। कोई हवा कहता, कोई परछाई, कोई आत्मा। पर अकबर का चेहरा शांत था। उन्होंने अब तक किसी उत्तर को सही नहीं माना। बीरबल की एंट्री। और फिर आया बीरबल। धीरे धीरे चलता हुआ, मुस्कुराता हुआ, हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरा। हुजूर, मैं आपके सवाल का उत्तर देने आया हूं, बीरबल ने झुककर कहा। कहो बीरबल, क्या उत्तर है? बीरबल ने कहा, इस पहेली का उत्तर है ज़मीर यानी अंतरात्मा। ज़मीर बिना पैरों के चलता है, वह हर जगह साथ चलता है। ज़मीर बिना बोले बहुत कुछ कहता है, हमें सही गलत का बोध कराता है। जो ज़मीर खो दे वो खुद को खो देता है। और ज़मीर ही है जो सच्चाई का सच्चा साथी है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर की आंखें चमक उठीं। बीरबल, यह तो वही उत्तर है जो मेरे मन में था। तुमने फिर से साबित किया कि बुद्धि और सच्चाई तुम्हारे पास हमेशा होती है। अकबर ने बीरबल को राज्य का बौद्धिक रत्न घोषित किया और एक कीमती मोहर भेंट की। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या बीरबल की इस जीत से दरबार के अन्य मंत्री जलने लगे? क्या यह पहली पहेली थी या इसके पीछे छुपा था एक बड़ा षड्यंत्र? क्या कोई था जो अकबर को बीरबल से दूर करना चाहता था? शीर्षक: दरबार में जलन। बीरबल की पहेली का उत्तर सुनकर दरबार में सन्नाटा तो था, पर उस सन्नाटे के भीतर कुछ दरबारियों के मन में आग सुलग चुकी थी। मंत्री फैजी, जो दरबार के पुराने विद्वानों में से एक थे, अंदर ही अंदर बीरबल से ईर्ष्या करने लगे। वे सोचने लगे, हर बार यह बीरबल ही क्यों? क्या हमारे पास बुद्धि नहीं? क्या हमें रत्न बनने का हक नहीं? फैजी जैसे मंत्री अकेले नहीं थे। उनके साथ और भी कुछ दरबारी थे, रईस खां, हाकिम लतीफ और काजी शमशेर, जो हमेशा बीरबल के तेज दिमाग से चिढ़ते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल हर बार अकबर की नज़रों में छा जाता है और वे सब बस तमाशा देखते रह जाते हैं। इसलिए फैजी ने उसी रात अपने कक्ष में इन सबको बुलाया। चारों एक बड़ी साजिश की योजना बनाने लगे। साजिश की शुरुआत। फैजी ने धीमे स्वर में कहा, अगर हम चाहते हैं कि बीरबल का प्रभाव दरबार से मिटे, तो हमें उसे उस जगह ले जाना होगा जहां उसकी बुद्धि भी काम न आए। रईस खां ने पूछा, पर कैसे? बीरबल तो हर समस्या का हल ढूंढ ही लेता है। फैजी मुस्कराया, हम एक ऐसी झूठी पहेली बनाएंगे जिसकी सच्चाई ही नहीं होगी। जवाब होगा ही नहीं, और बीरबल चाहे जो कहे वह गलत लगेगा। और जब वह गलत साबित होगा तो उसकी साख भी खत्म हो जाएगी। सब ने सहमति में सिर हिलाया। झूठी पहेली। फैजी ने एक पहेली तैयार की और अगले दिन दरबार में शाही सभा के दौरान अकबर को प्रस्तुत की। जहांपनाह,
कल बीरबल ने हमें एक अद्भुत उत्तर दिया, पर आज मैं एक और पहेली आपके सामने रखता हूं ताकि दरबार में और भी रत्न उभरें। अकबर मुस्कराए, बिल्कुल फैजी, कहो। फैजी बोला, वो कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती, सुनी नहीं जाती, महसूस नहीं की जा सकती, पर हर जीव उसके बिना मर जाता है। अकबर ने थोड़ी देर सोचा, फिर दरबारियों की ओर देखा और कहा, बहुत कठिन पहेली है। अब सबकी निगाहें बीरबल की ओर थीं। बीरबल मुस्कराए। कुछ क्षण शांत रहकर उन्होंने कहा, इस पहेली का उत्तर है उम्मीद। आदमी खाना न खाए, पानी न पिए, दर्द सह ले, पर अगर उम्मीद टूट जाए तो आत्मा मर जाती है। उम्मीद दिखाई नहीं देती, सुनी नहीं जाती, पर वही हमें जीवित रखती है। पूरा दरबार एक बार फिर शांत हो गया। पर तभी फैजी खड़ा हो गया, मगर बीरबल, यह तो एक भावना है। यह तो हर किसी की सोच पर निर्भर करती है। इस पहेली का कोई ठोस उत्तर है ही नहीं। यह पहेली असंभव थी और आपने गलत उत्तर दिया है। अब रईस खां भी बोल पड़ा, हुजूर, बीरबल जैसे महान विद्वान से हमें ठोस और स्पष्ट उत्तर की अपेक्षा थी। अकबर थोड़ा गंभीर हो गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल कुछ कहने ही वाले थे कि पीछे से रानी जोधा का संदेश आया। जहांपनाह, रानी साहिबा आपको शीघ्र बुला रही हैं। अकबर को दरबार छोड़कर जाना पड़ा। बीरबल के आलोचकों को यह मौका मिल गया। देखा आपने, फैजी बोला, बीरबल भी भ्रमित हो सकता है। अब हमें कुछ और विद्वानों को मौका देना चाहिए। सच्चाई का सामना। जब अकबर लौटे, तब तक दरबार बिखर चुका था। बीरबल शांति से अपने स्थान पर बैठे थे। वह सब कुछ सुन चुके थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। रात को बीरबल अकेले महल के बाग में टहल रहे थे। तभी अकबर भी वहां आ गए। बीरबल, तुम परेशान लग रहे हो। बीरबल बोले, हुजूर, मैं परेशान नहीं, विचारमग्न हूं। फैजी साहब ने जो पहेली दी, उसमें उत्तर था ही नहीं। यह धोखा था। अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम यह साबित कर सकते हो? बीरबल ने सिर हिलाया, हां जहांपनाह, पर इसके लिए मुझे 3 दिन का समय दीजिए। अकबर ने कहा, तुम्हें समय मिलता है बीरबल, पर अगर तुम अपनी बात सिद्ध नहीं कर पाए तो मुझे तुम्हारा दरबार का पद पुनः विचार करना होगा। बीरबल ने सिर झुकाया, स्वीकार है, हुजूर। क्या बीरबल यह सिद्ध कर पाएंगे कि फैजी ने धोखा किया है? क्या सच्चाई बाहर आएगी या बीरबल की प्रतिष्ठा डगमगाएगी? क्या उम्मीद ही थी जवाब, या बीरबल किसी और गहराई में उतरेंगे? शीर्षक, 3 दिन की चुनौती। राजमहल की दीवारों के भीतर एक तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा था। बीरबल, जिसने हमेशा अपने चतुराई से लोगों को चौंकाया था, अब खुद एक जाल में फंसा था, एक ऐसी पहेली में जिसका कोई सही उत्तर नहीं था। 3 दिन का समय बहुत कम था, लेकिन बीरबल जानता था कि यह सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं था, यह उसकी प्रतिष्ठा, उसका सम्मान और उसका भविष्य था। पहला दिन, बुद्धि की मशाल। बीरबल ने अपने कक्ष में खुद को बंद कर लिया। उन्होंने फैजी द्वारा पूछी गई पहेली को कई बार दोहराया। वो कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती, सुनी नहीं जाती, महसूस नहीं की जा सकती, पर हर जीव उसके बिना मर जाता है? बीरबल ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया, उनसे पूछा, अगर तुम्हें ये सवाल दिया जाए तो तुम क्या कहोगे? एक शिष्य ने कहा, हवा। दूसरे ने कहा, आत्मा। तीसरे ने कहा, प्यार। बीरबल मुस्कराए। इनमें से कोई भी जवाब पूर्ण नहीं है, क्योंकि सवाल में कोई सटीकता ही नहीं है। यह सवाल ही ऐसा रचा गया है कि कोई भी उत्तर झूठा लगे। अब बीरबल को यकीन हो गया, यह एक चाल थी। दूसरा दिन, सबूत की खोज। बीरबल ने अपने गुप्तचर रामू खुफिया को बुलाया। रामू, मुझे फैजी साहब की गतिविधियों पर नजर रखनी है। खास तौर पर उस रात जब उन्होंने पहेली बनाई, वो किससे मिले, किससे चर्चा की, किसके साथ बंद कमरे में थे। रामू ने झुककर कहा, हुक्म सर, आंखों पर। रामू गया और दरबार में काम करने वाले नौकरों, रसोइयों, चौकीदारों से बात की। कुछ ही घंटों में रामू वापस आया। हुजूर,
फैजी साहब ने दरबार के 3 अन्य दरबारी, रईस खां, लतीफ़ और शमशेर के साथ मिलकर एक बंद कमरे में मुलाकात की थी। उसी रात उन्होंने पहेली लिखी थी और कहा था, बीरबल इस बार हार जाएगा, क्योंकि हम उसे ऐसी बात में फंसाएंगे जिसका जवाब ही न हो। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। शाबाश रामू, अब मेरे पास सबूत है। अब मुझे बस सही समय का इंतजार करना है। तीसरा दिन न्याय का दिन। पूरा दरबार भर चुका था। हर कोई उत्सुक था कि बीरबल क्या उत्तर देगा। क्या वह फिर से जीत पाएगा या आज उसका अंत होने वाला है? अकबर सिंहासन पर बैठे और बोले, बीरबल, अब तुम्हारे 3 दिन पूरे हो चुके हैं। क्या तुम अपने उत्तर और सिद्धांत के साथ तैयार हो? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, मैं न केवल उत्तर लाया हूं, बल्कि एक सच्चाई भी लेकर आया हूं, जो शायद बहुतों को असहज करेगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल का जवाब। बीरबल ने फैजी की ओर देखा और फिर बोले, इस पहेली का कोई एकमात्र सही उत्तर नहीं है, क्योंकि यह पहेली एक भ्रम है, एक ऐसा वाक्य जो हर भावनात्मक उत्तर को सही भी बना देता है और गलत भी। यह कोई सामान्य पहेली नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। अकबर चौंक गए। साजिश? किसके द्वारा? बीरबल ने इशारा किया और कहा, फैजी, रईस खां, लतीफ़ और शमशेर ने मिलकर यह पहेली तैयार की, सिर्फ इसलिए कि मैं किसी उत्तर में उलझ जाऊं और अपमानित हो जाऊं। मैंने अपने गुप्तचर से पता करवाया। मैंने दरबार में काम करने वाले नौकरों से गवाही ली। और यह रहा उनका बयान। बीरबल ने एक कागज अकबर को दिया। अकबर ने कागज पढ़ा, फिर फैजी की ओर देखा। क्या यह सच है फैजी? फैजी डर गया। उसके चेहरे पर पसीना था। जहांपनाह, मैंने बस यह सोचा कि कभी और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। बीरबल तो हर बार चमक जाते हैं। अकबर की आंखें क्रोधित हो गईं। तो तुमने साजिश रच डाली? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं चाहता तो इन सबको सजा दिला सकता था, पर मेरा उद्देश्य सच्चाई दिखाना था, बदला लेना नहीं। मुझे बस यह सिद्ध करना था कि असत्य पर भी सवाल उठाया जा सकता है। अकबर का निर्णय। अकबर सिंहासन से खड़े हो गए। बीरबल, तुमने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता, बल्कि अपना चरित्र भी सिद्ध कर दिया है। तुम सच्चे राज्य रत्न हो। उन्होंने दरबार के सामने घोषणा की। आज से बीरबल को सत्यवीर की उपाधि दी जाती है, जो सच्चाई के लिए खड़ा हो, चाहे जितना भी अंधकार हो। फैजी, रईस खां, लतीफ़ और शमशेर को 6 महीने के लिए दरबार से निलंबित कर दिया गया। और पूरा दरबार बीरबल की जयकार से गूंज उठा। पर क्या बीरबल की विजय से ईर्ष्या समाप्त हो गई? क्या फैजी की हार उसके मन में और गहराई से बदले की भावना नहीं भर देगी? क्या यह पहेली बस शुरुआत थी एक बड़े रहस्य की? शीर्षक, छुपा हुआ पत्र। बीरबल के पक्ष में न्याय हुआ, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो समय नहीं, बल्कि बदले से भरते हैं। मंत्री फैजी अब अपमानित, अपदस्थ और निलंबित थे। मगर उनका अहंकार नहीं टूटा था। वे सोचते थे, बीरबल ने मुझे शह में लिया है, पर अब मेरी बारी है। इस बार मैं उसे एक ऐसी उलझन में फंसाऊंगा जहां उसका चतुर दिमाग भी उसका साथ न दे। नायक की शांति, दुश्मन की बेचैनी। बीरबल अपनी पुरानी गति से दरबार का संचालन कर रहे थे। वह किसी और बात में ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन हर बार उनके जाने के बाद एक सेवक लगातार उन पर नजर रखता। ये सेवक फैजी का आदमी था, नाम था तंजीम। तंजीम ने फैजी को हर रात सूचना दी। बीरबल रात में बाग में टहलते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, किताबें पढ़ते हैं और कई लोगों से मिलते हैं। लेकिन कोई राज छुपा नहीं लगता। फैजी झल्ला गया। हर इंसान के जीवन में एक न एक कमजोरी जरूर होती है। मुझे बस एक राज चाहिए, एक ऐसा राज जो बीरबल को गिरा सके। और फिर किस्मत ने एक अजीब मोड़ लिया। वो रहस्यमयी पत्र। एक दिन दरबार के शाही पुस्तकालय में एक बहुत पुरानी किताब की मरम्मत के दौरान एक पुराना, धूल भरा पत्र मिला। उस पत्र पर शाही मोहर थी, बादशाह हुमायूं की। पत्र अकबर के पिता द्वारा उनके बचपन में किसी गुप्त सलाहकार को लिखा गया था।
लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसमें एक पंक्ति थी। जब अकबर गद्दी पर बैठेगा तब वह जिसे सबसे ज्यादा विश्वास देगा वही उसका सबसे बड़ा धोखा देगा। यह पढ़ते ही पुस्तकालय प्रमुख हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तुरंत पत्र बीरबल को दिखाया। बीरबल गंभीर हो गए। वह जानते थे कि यह किसी गहरी साजिश का बीज हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि वे पत्र को अकबर के पास ले जाएं, वह पत्र चोरी हो गया। चोरी की रात। उस रात महल में एक रहस्यमय साया शाही पुस्तकालय में दाखिल हुआ। उसने चुपचाप वह पत्र चुरा लिया। यह कोई और नहीं, तंजीम था। उसने पत्र फैजी को सौंपा। फैजी ने पत्र पढ़ा और ठहाका लगाया। अब तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस यह पत्र अगर अकबर तक सही समय पर पहुंचा तो बीरबल का अंत निश्चित है। यह पुराने भविष्यवाणी जैसा प्रतीत होता है, और जो भविष्यवाणी में यकीन करते हैं वे शक करना शुरू कर देते हैं। शक की पहली परछाई। अगली सुबह फैजी ने वह पत्र एक गुप्त डिब्बे में रखवाकर अकबर के शयन कक्ष में भेजा, गुप्त उपहार के नाम पर। अकबर ने पत्र खोला और पढ़ा। उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। जिसे सबसे ज्यादा विश्वास दूंगा वही मुझे धोखा देगा। उनके दिमाग में कई नाम घूमे, लेकिन सबसे पहले बीरबल का चेहरा सामने आया। क्या हो अगर सच में यही सत्य हो? उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया, पर इस बार कोई मुस्कान नहीं थी, कोई अपनापन नहीं था, बस सख्ती और संशय। बीरबल, तुम्हें यह पत्र दिखाना चाहता हूं। यह मेरे पिता हुमायूं का लिखा हुआ है। बीरबल ने पत्र देखा, पढ़ा, और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हुजूर, यह पत्र पुस्तकालय से मुझे मिला था, पर यह चोरी हो गया था। अकबर की निगाहें तीखी हो गईं। तो तुमने यह पहले ही देखा था और मुझे नहीं बताया? बीरबल ने शांत स्वर में कहा। मैं इस पर जांच करवा रहा था। मैं नहीं चाहता था कि कोई झूठे विश्वास के आधार पर फैसला करे। शीर्षक: विश्वास का इम्तिहान। बीरबल को अकबर की आंखों में देखा गया संदेह बहुत भारी लगा। वर्षों का विश्वास। क्या एक पुराने पत्र ने उसे तोड़ दिया? लेकिन बीरबल जानता था कि जब दुश्मन चालाक हो तो जवाब तलवार से नहीं, बुद्धि से देना चाहिए। योजना की शुरुआत। बीरबल ने उसी रात रामू खुफिया को बुलाया। रामू, मुझे फैजी की असल योजना जाननी है। उसकी असल मंशा क्या है? सिर्फ मेरा अपमान या कुछ और? रामू ने झुककर कहा, मुझे शक है हुजूर, फैजी महल की अंदरूनी ताकतों से भी जुड़ा है। उसने केवल आपको गिराने के लिए योजना नहीं बनाई, वह खुद को अकबर का अगला प्रधान बनाना चाहता है। बीरबल मुस्कराए। अगर ऐसा है तो अब वक्त है एक ऐसा जाल बिछाने का जिसमें खुद शिकारी फंस जाए। खेल की बिसात। अगली सुबह बीरबल दरबार नहीं गए। उन्होंने इलनेस, बीमारी का बहाना बनाकर अपने कक्ष में विश्राम लिया। यह देखकर फैजी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब डर के मारे दरबार में नहीं आ रहा। ये तो अच्छा संकेत है। फैजी ने तुरंत अकबर के सामने प्रस्ताव रखा। जहांपनाह, बीरबल अब अपने कर्तव्यों से पीछे हट रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि किसी नए, बुद्धिमान मंत्री को दरबार की जिम्मेदारी दी जाए। अकबर थोड़े समय तक चुप रहे। फिर बोले, अगर बीरबल स्वयं अपने पद से हट जाएं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। बीरबल की चाल। 2 दिन बाद बीरबल दरबार में लौटे। सब चकित थे। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, मैं कुछ समय के लिए दरबार से दूर रहना चाहता हूं। शायद कोई और इस स्थान के योग्य हो, जैसे फैजी साहब। फैजी की आंखों में चमक आ गई। अकबर बोले, ठीक है। तो फैजी अगले 7 दिन तक दरबार के संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे। फैजी ने सिर झुकाकर कहा, हुक्म सर आंखों पर। 7 दिन का चक्रव्यूह। अब खेल शुरू हुआ। पहले दिन फैजी ने कुछ व्यापारिक निर्णय लिए, जिनमें महल के खजाने से धन निकालकर कुछ खास व्यापारियों को दिया गया। दूसरे दिन उसने कर प्रणाली में बदलाव किया, जिससे कई व्यापारी और जनता नाराज हो गई। तीसरे दिन दरबार में एक शिकायत आई कि फैजी ने जमींदारों से रिश्वत लेकर फैसले किए हैं।
छठे दिन बीरबल ने गुप्त रूप से उन व्यापारियों और किसानों के बयान एकत्र कर लिए, सभी फैजी के खिलाफ थे। फैसला का दिन। सातवें दिन बीरबल दरबार में लौटे, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। साथ लाए थे कृषक प्रतिनिधि, व्यापारी संघ प्रमुख, रिश्वत दिए गए जमींदार और सबके हस्ताक्षरित बयान। बीरबल ने सिंहासन के सामने झुककर कहा, जहांपनाह, जब मुझे इस दरबार से दूर किया गया, तब फैजी साहब को जिम्मेदारी दी गई। पर एक हफ्ते में उन्होंने पद का दुरुपयोग किया, राजकोष को लूटा और जनता को दुखी किया। फिर उन्होंने सारे बयान पेश किए। अकबर ने फैजी की ओर देखा। क्या यह सच है? फैजी कांपते हुए बोला, जहांपनाह, यह मेरे खिलाफ साजिश है। बीरबल बोले, हुजूर, अगर मेरी साजिश इतनी जल्दी सच्चाई और गवाहों के साथ काम कर सकती है, तो यह साजिश नहीं, न्याय है। अकबर की आंखें खुली। अकबर गहराई से सोचने लगे। जिसे मैंने शक की नजरों से देखा, उसने मुझे बचाया। और जिस पर संदेह करना था, वो मेरे ही सिंहासन को कमजोर करने में लगा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और उठकर उनके पास आए। बीरबल, मुझसे भूल हो गई। तुमने साबित कर दिया कि विश्वास, तर्क और सच्चाई कभी हारते नहीं। तुम्हारा स्थान कोई नहीं ले सकता। फैजी को तुरंत बंदी बना लिया गया। बीरबल को पुनः राजप्रधान घोषित किया गया और उन्हें एक नई उपाधि मिली, सत्यनिष्ठ महामंत्री। दरबार तालियों से गूंज उठा। लेकिन क्या फैजी इतनी आसानी से हार मान जाएगा? क्या वह जेल में बैठकर एक और भयानक योजना बना रहा है? और क्या हुमायूं के पत्र का रहस्य अब भी बाकी है? शीर्षक, जेल की दीवारों के पीछे। फैजी अब जेल में था, पर वो न कमजोर हुआ था, न हारा। वो जानता था कि बीरबल ने न सिर्फ उसे दरबार से निकाला, बल्कि उसकी वर्षों की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। और ऐसे घाव नफरत को जन्म देते हैं। जेल में षड्यंत्र। जेल की कालकोठरी में बैठा फैजी हर दिन दीवारों पर कुछ नक्शे खींचता था, कभी कुछ बुदबुदाता, कभी पत्र लिखता। जेलर को आदेश था, इसे एकांत में रखा जाए, कोई आगंतुक न हो, कोई पत्र बाहर न जाए। पर फैजी इतना साधारण नहीं था। उसने कुछ सिपाहियों को पहले ही रिश्वत दी हुई थी, जो अब धीरे धीरे फिर सक्रिय होने लगे। एक रात फैजी ने एक गुप्त पत्र तैयार किया और सिपाही को दिया। इसे धौलपुर के नवाब के पास पहुंचाना है। कहना, सम्राट के कानों में जहर घोलने का समय आ गया है। धौलपुर के नवाब की भूमिका। धौलपुर का नवाब, नवाब अजीम खान, अकबर से पुरानी रंजिश रखता था। वह पहले भी 2 बार अकबर से पराजित हो चुका था। उसे बस एक अंदरूनी दरवाजा चाहिए था, और फैजी वही चाबी बन गया। पत्र पढ़कर नवाब बोला, अगर हमें महल के भीतर कोई मिल जाए जो सम्राट के खिलाफ काम करे, तो अकबर को घुटनों पर लाया जा सकता है। फैजी ने नवाब को एक और पत्र लिखा। मैं बीरबल को हटाने में असफल रहा, पर अभी खेल खत्म नहीं हुआ। मैं जानता हूं महल के भीतर के कई राज, गुप्त सुरंगें, कमजोरियां, और सबसे बड़ा राज, एक और पुराना पत्र जो हुमायूं ने कभी नहीं चाहा था कि उजागर हो। दूसरा रहस्यमयी पत्र। फैजी ने अपने गुप्तचरों के माध्यम से पता लगाया कि हुमायूं ने 2 पत्र लिखे थे। पहला, जो बीरबल और अकबर के बीच गलतफहमी लाने के लिए था, जो पहले ही इस्तेमाल हो चुका था। दूसरा पत्र, गुप्त उत्तराधिकारी योजना, जिसे अगर उजागर किया जाए तो अकबर की गद्दी पर सवाल उठ सकते थे। यह पत्र शाही पुस्तकालय की गुप्त दीवार में छुपाया गया था, जहां सिर्फ 2 लोगों को पहुंच का अधिकार था। एक अकबर, 2 पुस्तकालय प्रमुख पंडित हरिनारायण। अब फैजी की अगली योजना थी, उस पत्र को चोरी करवाना। बीरबल की संदिग्धता। इस बीच बीरबल को महल में कुछ असामान्य गतिविधियां दिखने लगीं। पुस्तकालय के पीछे रात को किसी की परछाई देखी गई। 2 सैनिकों को देर रात दरबार के बंद कक्ष में देखा गया। और सबसे बड़ी बात, पंडित हरिनारायण अचानक बीमार पड़ गए और बेहोश पाए गए। बीरबल को यकीन हो गया, कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने तुरंत रामू खुफिया को बुलाया और कहा, रामू, पुस्तकालय के नीचे की गुप्त सुरंगों की निगरानी शुरू करो। फैजी भले ही जेल में हो, पर उसकी चालें महल के बाहर चल रही हैं। चोरी की रात।
तीसरी रात को अचानक पुस्तकालय के पिछले हिस्से की एक दीवार खुली और एक नकाबपोश चोर अंदर दाखिल हुआ। वह सीधा उस गुप्त दीवार तक पहुंचा जहां दूसरा पत्र छुपा था। जैसे ही उसने पत्र निकालने की कोशिश की, धड़ाम! दीवार के पीछे से बीरबल और उनके दो खास गुप्तचर निकल आए। बीरबल ने कहा, जिसे इतिहास मिटाना चाहता है उसे झूठ से बचाया नहीं जा सकता। चोर भागने लगा लेकिन पकड़ा गया। नकाब हटाया गया। वह तंजीम था, वही सिपाही जो पहले भी फैजी का पत्र ले गया था। दरबार में पुनः न्याय। अगले दिन अकबर के सामने पूरी बात रखी गई। बीरबल ने साबित किया, फैजी ने जेल से षड्यंत्र रचा, नवाब अजीम खान से संपर्क किया, दूसरा पत्र चुरवाने की कोशिश की और महल के गुप्त कर्मचारियों को खरीदा। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। अब फैजी को जेल नहीं, काल कोठरी में रखा जाएगा, बिना किसी संपर्क के, और नवाब अजीम खान से युद्ध की तैयारी की जाएगी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। अगर तुम न होते तो ये महल भीतर से गिर चुका होता। बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, अगर दीवारें बोल नहीं सकतीं तो उन्हें समझने वाला कोई होना चाहिए। पर क्या धौलपुर के नवाब शांत बैठेगा? शीर्षक: गुप्त पत्र का रहस्य। महल में फैजी की चालाकी, बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की निर्णायकता के बाद माहौल कुछ शांत जरूर हुआ, पर असली रहस्य अब भी अंधेरे में था। हुमायूं का दूसरा पत्र। बीरबल जान चुके थे कि जब तक उस गुप्त पत्र की सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक दरबार की नींव खतरे में है। इसलिए अब उन्होंने स्वयं उस पत्र को खोज निकालने का फैसला किया। गुप्त दीवार का रहस्य। पंडित हरिनारायण अब स्वस्थ हो चुके थे और बीरबल से मिलने आए। बीरबल जी, उन्होंने कहा, हुमायूं साहब का एक पत्र सचमुच गुप्त दीवार में छुपा हुआ है, परंतु उसकी चाबी केवल एक श्लोक के माध्यम से खुलती है, एक पहेली जिसे केवल सच्चा और योग्य दरबारी ही समझ सकता है। फिर उन्होंने वह श्लोक सुनाया, जहां न सूर्य चमके, जहां न शब्द पहुंचे, जहां केवल मौन बोले, वहीं राज छुपा है जो अनकहे बोले। बीरबल तुरंत समझ गए, यह संकेत महल के ध्यान गृह की ओर इशारा करता था, जहां मौन व्रत रखा जाता था और किसी भी शाही दस्तावेज की गुप्त प्रतियां पुरानी परंपरा के अनुसार रखी जाती थीं। दूसरा पत्र प्राप्त। रात के तीसरे प्रहर में बीरबल अकेले ध्यानगृह गए। वहां एक पुरानी शिला की दीवार थी। उन्होंने दीपक से दीवार के कोनों को ताप दिया और एक हल्का सा खटका हुआ। दीवार का एक हिस्सा खुला और अंदर एक चांदी की संदूक रखी हुई थी। बीरबल ने संदूक खोला और वहां हुमायूं का दूसरा पत्र था। उन्होंने वह पत्र सावधानी से निकाला और पढ़ना शुरू किया। पत्र का रहस्य। प्रिय अकबर, जब तू यह पढ़ेगा, शायद तू इस साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली बादशाह बन चुका होगा। लेकिन याद रखना, इस ताकत का असली उत्तराधिकारी वह नहीं जो खून से जुड़ा है, बल्कि वह है जो सच्चाई से जुड़ा है। मेरे सबसे करीबी सहयोगी, एक भविष्यद्रष्टा, ने कहा है कि तेरा शासन संकट में तब पड़ेगा जब तू अपने सबसे बुद्धिमान सहयोगी पर शक करेगा। अगर तू ऐसा करे तो समझ ले, असली संकट तेरे मन में है, न कि महल में। और उस संकट से तुझे बाहर निकालने वाला कोई और नहीं, वही होगा जिस पर तूने सबसे पहले शक किया होगा। बीरबल यह पढ़कर एक पल को स्थिर हो गए। यह पत्र एक भविष्यवाणी ही नहीं, बल्कि बीरबल के लिए लिखा गया एक संदेश था, समय से पहले, वर्षों पहले। बीरबल और अकबर का संवाद। अगली सुबह बीरबल ने वह पत्र अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने पत्र पढ़ा और शांत रहे। फिर बोले, इसका अर्थ है, मेरे पिताजी ने यह पहले से जान लिया था कि मैं किसी दिन तुम्हारे जैसे साथी पर ही शक कर बैठूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, राजा वही है जो समय रहते अपनी भूल को स्वीकार कर उसे सुधार ले। आपने ऐसा किया, यही आपको महान बनाता है। अकबर उठे और दरबार में सबके सामने घोषणा की, आज से बीरबल को मेरे शासन का आधिकारिक, सत्य मार्गदर्शक घोषित किया जाता है। और इस पत्र को सदा के लिए राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित किया जाएगा, ताकि आने वाले शासकों को यह याद रहे कि शक और सत्य के बीच सबसे महीन दीवार होती है,
जिसे केवल विश्वास पार कर सकता है। दूसरी ओर अंधेरा फिर छाया। धौलपुर के नवाब अजीम खान को जैसे ही पता चला कि दूसरा पत्र बीरबल के हाथ लग चुका है और उसकी योजना असफल हो गई है, वह बौखला गया। अब बात वार्ता की नहीं, युद्ध की होगी, उसने ऐलान किया। उसने सीमाओं पर अपनी सेनाएं जमा करनी शुरू कर दी और बीरबल को खत्म करने के लिए एक खास भाड़े का हत्यारा भेजा। नाम था साया, एक छाया जैसा चलने वाला, अदृश्य रहकर वार करने वाला यमदूत। क्या साया बीरबल तक पहुंच पाएगा? क्या धौलपुर का नवाब अकबर के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ेगा? और अब जब सभी रहस्य उजागर हो चुके हैं, क्या सच्चाई एक बार फिर जीतेगी? साया का हमला। बीरबल अब शाही दरबार में न केवल सबसे चहेते सलाहकार थे, बल्कि उन्हें अकबर ने सत्य मार्गदर्शक की उपाधि भी दी थी। पर जहां एक ओर महल में शांति लौट रही थी, वहीं दूसरी ओर धौलपुर का नवाब अजीम खान अपनी हार को पचाने को तैयार नहीं था। साया, जो कभी नहीं चुके। साया कोई आम हत्यारा नहीं था। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने अब तक जिन जिन को लक्ष्य बनाया, वे कभी सूरज नहीं देख सके। उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा था। वह अंधेरे में चलता, परछाइयों में छिपता और मौत से पहले कोई आहट तक नहीं होती। अब उसका अगला लक्ष्य था बीरबल। रात का हमला। बीरबल रात को अपनी कुटिया में सोने जा ही रहे थे कि उन्होंने खिड़की के पास एक परछाई देखी, इतनी हल्की कि केवल कोई अत्यंत सजग व्यक्ति ही उसे देख सके। बीरबल ने तुरंत एक कुंजी बजाई, जो गुप्त अंगरक्षकों को संकेत देने के लिए बनाई गई थी। पर उससे पहले ही साया ने हमला कर दिया। एक धारदार खंजर बीरबल की गर्दन की ओर बढ़ रहा था। तभी बीरबल झुके और खंजर लकड़ी की मेज पर जा लगा। पर साया रुकने वाला नहीं था। तलवार बनाम छाया। बीरबल कोई योद्धा नहीं थे, परंतु संकट की घड़ी में बुद्धिमत्ता ही सबसे बड़ा हथियार होती है। उन्होंने कमरे में रखे घड़े को गिराया, जिससे तेल बह गया और जमीन फिसलन भरी हो गई। साया जैसे ही आगे बढ़ा, उसका पैर फिसला और वह दीवार से जा टकराया। लेकिन इससे पहले कि वह उठ पाता, महल के अंगरक्षक भीतर घुस आए और उसे चारों ओर से घेर लिया। पर साया ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल एक हंसी हंसी, एक डरावनी, ठंडी हंसी। तुम मुझे बंद कर सकते हो, पर मेरी छाया अब भी घूमेगी। बीरबल की परछाई अब हमेशा काली रहेगी। और फिर उसने जहर की गोली निगल ली। कुछ ही पल में वह शांत हो गया, मौत की चुप्पी में। अकबर का निर्णय। अकबर को जब यह सब बताया गया, तो उन्होंने क्रोध में घोषणा की, अब धौलपुर के नवाब से बातचीत का समय समाप्त। अब बात होगी तलवार से। सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार किया जाए। बीरबल ने अकबर को समझाने की कोशिश की। जहांपनाह, युद्ध आखिरी रास्ता होना चाहिए। साया जैसे लोग भेजना अजीम खान की कमजोरी है, ताकत नहीं। यदि हम अभी हमला करें, तो हम भी उसी रास्ते पर चलेंगे, जहां से फर्क मिट जाता है राजा और दुश्मन में। अकबर शांत हुए। तो तुम क्या सुझाव देते हो? बीरबल ने कहा, एक आखिरी प्रस्ताव भेजा जाए। मगर इस बार हमारे प्रस्ताव के साथ जाए एक गुप्त संदेश, जो नवाब को यह एहसास दिलाए कि उसके हर दाव को हम पहले से समझ चुके हैं। गुप्त प्रस्ताव। बीरबल ने एक चिट्ठी तैयार की, पर उसमें कोई सीधा वार नहीं था। वह कहानी के रूप में थी, एक राजा और एक सांप की कहानी। एक राजा ने सोचा कि वह सांप को मार देगा ताकि उसकी प्रजा सुरक्षित रहे। पर जब उसने सांप को मारने की कोशिश की, तो सांप ने अपने विष से पूरे खेत जला दिए। राजा ने अगली बार उसे नहीं मारा। उसने उसे एक शीशे के डिब्बे में बंद कर दिया, ताकि लोग देख सकें कि जहर कैसा होता है और उससे दूर रहें। नवाब को जब यह पत्र मिला, वह पहले तो समझ न सका। फिर उसके सलाहकार ने कहा, यह तो स्पष्ट चेतावनी है। बीरबल कह रहा है, हम तुम्हें नहीं मिटाएंगे, तुम्हें सबके सामने उजागर करेंगे। नवाब का चेहरा पीला पड़ गया। सच्चाई की जीत। 2 दिन बाद धौलपुर से एक विशेष दूत अकबर के दरबार में आया। उसके पास एक स्वर्ण मढ़ित दस्तावेज था, जिसमें धौलपुर की ओर से संधि और युद्ध समाप्ति की घोषणा थी। उस दस्तावेज पर अजीम खान की मुहर थी।
अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। तुमने फिर से युद्ध को बुद्धि से हरा दिया, मेरे मित्र। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां सच्चाई हो वहां तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, जहांपनाह। अब अकबर और बीरबल के सामने था शांति बनाए रखना, लेकिन असली रहस्य अभी भी बाकी था। वह भविष्यवक्ता कौन था जिसने हुमायूं को भविष्य की चेतावनी दी थी? क्या वह अब भी जीवित है? रहस्यमयी भविष्यवक्ता की वापसी। अकबर की सल्तनत में शांति लौट रही थी। बीरबल की चतुराई और अकबर की नीति से न केवल युद्ध टल गया, बल्कि धौलपुर जैसी रियासत भी अब सहयोगी बन चुकी थी। लेकिन अकबर के मन में एक बात लगातार घूम रही थी। वह भविष्यवाणी जो उसके पिता हुमायूं को दी गई थी। तुम्हारा बेटा न केवल सम्राट बनेगा, बल्कि वह सबसे मुश्किल प्रश्नों के उत्तर देगा, जब तक उसकी आत्मा को कोई पुराना ऋण चैन से सोने न दे। बीरबल की खोज। बीरबल को यह राज जानने की उत्सुकता थी। उन्होंने आगरा के गुप्तचर विभाग को आदेश दिया कि वे पुरानी भविष्यवाणियों, संतों और ज्योतिषियों की सूची निकालें जो हुमायूं के समय सक्रिय थे। सैकड़ों नाम सामने आए, पर एक नाम बार बार उभर रहा था। मुनि पद्मनाभ। कहा जाता था कि वह एक साधु थे जो समय के पार देख सकते थे, लेकिन वे वर्षों से लापता थे। रहस्यमयी कुटिया। बीरबल ने तय किया कि वे स्वयं मुनि पद्मनाभ की खोज पर निकलेंगे। उन्होंने एक सादी वेशभूषा धारण की और अपने भरोसेमंद अंगरक्षक सुरेश के साथ उत्तर दिशा की ओर रवाना हुए। 3 दिन बाद वे पहुंचे हिमालय की तलहटी में एक प्राचीन मंदिर के पास। वहां एक पुरानी कुटिया थी और उस पर लिखा था, जहां समय रुका हो वहां पद्मनाभ सोता है। बीरबल और सुरेश भीतर गए और उन्हें मिली केवल राख और धुना। मगर वहां एक तांबे की प्लेट पड़ी थी जिस पर खुदा था, सत्य की खोज करने वाले राजा को मेरा संदेश दो। मैं फिर लौटूंगा जब सूर्य और चंद्र एक ही समय आकाश में होंगे। दिन और रात का मिलन। बीरबल ने वापस आकर अकबर को सब बताया। अकबर ने पूछा, क्या कभी सूर्य और चंद्र एक साथ आकाश में दिख सकते हैं? बीरबल मुस्कराए, केवल एक क्षण के लिए, सूर्य ग्रहण के समय। अब उन्हें इंतजार था अगले सूर्य ग्रहण का। और वो दिन आया, पूर्ण सूर्य ग्रहण का दिन, जब सम्राट अकबर ने अपने सिंहासन को बंद करवाया और बीरबल के साथ फिर उसी कुटिया की ओर निकले। भविष्यवक्ता की वापसी। ग्रहण की छाया जैसे ही आकाश में फैली, अचानक हवा में कंपन होने लगा। कुटिया की राख फिर से एक रूप लेने लगी। उसमें से एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। बिल्कुल सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और शांत मुद्रा। अकबर, अंततः तुम आए। अकबर और बीरबल चौंक गए। यह वही मुनि पद्मनाभ थे जिन्होंने हुमायूं को भविष्यवाणी दी थी। तुमने कहा था मेरा बेटा मुश्किल प्रश्नों के उत्तर देगा, अकबर बोला। हाँ, मुनि बोले, और वह समय आ चुका है। भविष्य का रहस्य। मुनि ने कहा, तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब सच और झूठ की रेखा धुंधली होगी। तुम्हारा विश्वासघात कोई करीबी करेगा, लेकिन तुम्हें बचाएगा एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे रक्त से नहीं, बल्कि सत्य से जुड़ा है। बीरबल ने पूछा, यह व्यक्ति कौन होगा? मुनि मुस्कुराए, वो सामने खड़ा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखों में श्रद्धा थी और समर्पण। लेकिन यह तो अब हो चुका है, महाराज, बीरबल बोले। आपके जीवन में बार बार झूठ की परछाई आई है और हमने मिलकर सत्य की मशाल जलाई है। मुनि ने सिर हिलाया। हाँ, पर अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। कौन सी परीक्षा? अकबर ने पूछा। वह परीक्षा जिसमें न तुम राजा रहोगे और न बीरबल मंत्री। तुम्हें खुद को एक आम व्यक्ति की तरह सच्चाई के लिए लड़ना होगा, और तब तुम्हें मिलेगा वह उत्तर जो तुम्हारे पूर्वजों ने कभी नहीं पाया। मुनि का अंतर्ध्यान। यह कहकर मुनि धीरे धीरे हवा में विलीन हो गए। पवन शांत हो गई। कुटिया अब खाली थी, पर भीतर कुछ बदल चुका था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, अब हम जानते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, सच्चाई की अंतिम परीक्षा। बीरबल मुस्कराए। मैं हमेशा आपके साथ हूं, जहांपनाह। अब आगे क्या होगा?
कौन है वो करीबी जो अकबर से विश्वासघात करेगा? कैसी है वो परीक्षा जिसमें अकबर को राजगद्दी छोड़नी होगी? क्या मुनि की भविष्यवाणी पूरी होगी? एक अदृश्य दुश्मन, शांति की परछाई। मुनि पद्मनाभ की भविष्यवाणी के बाद अकबर के मन में बेचैनी थी। राजमहल में भले ही शांति थी, लेकिन सम्राट को महसूस हो रहा था कि कोई छाया उनकी गद्दी के आसपास मंडरा रही है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब हमें हर व्यक्ति की नज़र से देखना होगा। गद्दी की ऊंचाई पर खड़े होकर धोखे को पहचानना कठिन होता है। बीरबल गंभीर हो गए। जहांपनाह, इसका अर्थ है हमें राजा नहीं, आम इंसान बनकर सच्चाई की तलाश करनी होगी। गुप्त वेश में सम्राट। अकबर और बीरबल ने तय किया कि वे गुप्त रूप से राजधानी के भीतर जाएंगे, साधारण लोगों के बीच, और उस दुश्मन की पहचान करेंगे जो दरबार से ही धोखा करने वाला है। अकबर ने किसान का रूप धारण किया। बीरबल बने व्यापारी। दोनों बिना किसी अंगरक्षक के पुरानी दिल्ली की गलियों में निकल पड़े। वहां उन्होंने देखा अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण, सैनिकों द्वारा रिश्वत में लिप्त होना, और दरबार के कुछ कर्मचारियों की संदिग्ध गतिविधियां। गुप्त संदेश। एक रात जब दोनों चुपचाप एक सराय में ठहरे हुए थे, बीरबल को एक कागज मिला। किसी ने उनके झोले में चुपके से रखा था। उस पर लिखा था, जिसे आप सबसे ज्यादा मानते हैं वही सबसे बड़ा विश्वासघाती है। ध्यान दो। रुखसार बेगम से सावधान रहो। यह पढ़कर अकबर सन्न रह गए। रुखसार बेगम, अकबर की एक भरोसेमंद बेगम, जिसे उन्होंने राज्य के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जिम्मेदारी दे रखी थी। बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम यह भी नहीं मान सकते कि रुखसार ही दोषी है। हमें एक योजना बनानी होगी जिससे सच्चाई खुद सामने आ जाए। अकबर ने सिर हिलाया। नाटक का आयोजन। बीरबल ने एक खेल की योजना बनाई। दरबार में एक नाटक होगा जिसमें एक राजा के खिलाफ एक षड्यंत्र का पर्दाफाश होता है। इस नाटक में जानबूझकर ऐसे संवाद रखे गए जो दरबार के गुप्त मामलों से मिलते जुलते थे, ताकि अगर कोई षड्यंत्रकारी है तो वह डर से या क्रोध में कोई गलती कर बैठे। और हुआ भी वही। नाटक के अगले दिन बीरबल को पता चला कि दरबार से कुछ दस्तावेज चोरी हो गए हैं। ठीक वही दस्तावेज जिनकी जानकारी सिर्फ 3 लोगों को थी, अकबर, बीरबल और रुखसार बेगम। सबूतों का जाल। बीरबल ने दस्तावेजों की चोरी के बाद गुप्त रूप से रुखसार की गतिविधियों पर नजर रखी। उन्होंने पाया कि वह चुपके से एक पुराने कर्मचारी मुर्तजा खान से मिल रही है। मुर्तजा को पहले गद्दारी के आरोप में दरबार से निकाला गया था। बीरबल की चाल। बीरबल ने रुखसार बेगम के कमरे में एक गुप्त संदेश छोड़ा। सम्राट को सब पता चल गया है। अगर दरबार में आकर खुद कबूल न किया तो सजा तय है। रुखसार घबरा गई। अगले ही दिन वह दरबार में आई, रोती हुई, और सब कबूल किया। मुझे मजबूर किया गया था। मुर्तजा ने मेरे परिवार की जान को खतरे में डालकर राज उगलवाए। मैंने कुछ दस्तावेज दिए, पर मुझे अफसोस है। न्याय का समय। अकबर की आंखों में गुस्सा और पीड़ा दोनों थे। रुखसार को माफ करना कठिन था, लेकिन वह भी जानते थे कि उसके पीछे असली साजिशकर्ता मुर्तजा था। अकबर ने आदेश दिया, रुखसार को बंदीगृह में रखा जाए जब तक जांच पूरी न हो, और मुर्तजा, उसे जिंदा पकड़ने का आदेश दिया जाए। बीरबल बोले, जहांपनाह, मुर्तजा से सामना ही वह अंतिम परीक्षा हो सकती है जिसकी बात मुनि पद्मनाभ ने की थी। अकबर की आंखें चमक उठीं। तो चलो उस परीक्षा का सामना करने, बीरबल। अब आगे क्या होगा? मुर्तजा कौन है? उसका मकसद क्या है? क्या वही है असली दुश्मन या और कोई परछाई है पीछे? क्या यह है मुनि की बताई अंतिम परीक्षा?